फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है आपकी 6 to 12 तक का, और जिसमें हमने 6 to 12 में क्लास 6 करा दिया है, 7th हो गया, और क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 3 है। तो आप जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। जिसको भी यूपीएससी 2024, 25, 26 कोई भी देना है, मतलब इन फ्यूचर वो अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, पेपर देना है, तो वो इसको वीडियो को शेयर कर दें। आज का टॉपिक हमारा है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कैसे ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। कैसे अंग्रेज लोगों ने या हमारे जो भारत के कुछ नेता थे ना, राजा लोग थे, कैसे ग्रामीण शासन पर, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाया। तो देखते हैं, ये पिक्चर दिख रही है कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह के से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, तो ये आपके रॉबर्ट क्लाइव खड़े हैं और ये आपके मुगल बादशाह हैं, ठीक है। इनसे ये बिहार की और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। हम बात करते हैं कंपनी दीवान बन गई। अब जब यहाँ इन्होंने दीवानी ग्रहण कर ली तो सिंपल कंपनी क्या दीवान बन गई। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने? मुगल बादशाह ने किया था। कब किया? 12 अगस्त 1765 को। तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, मतलब उस समय कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव भी था, तो ये चीजें उन्हीं के तंबू में घटी थी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है, और यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने की जिम्मा सौंपा था। तो वही उनके जो साथ था भाई वही करेंगे। तो बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, ये सब धीरे धीरे आते जा रहे थे। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के जो दीवान के तौर पर अगर हम बात करें तो कंपनी अपने जो नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों का पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। तो व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरतों की चीजें खरीदती बेचती रहे, क्योंकि व्यापार तो करना था, जो भी जरूरत है खरीदो, उसको बेचते रहो। समय के साथ कंपनी को यह भी समझने आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। तो ताकत सम्मान वाले को तो उनको ध्यान में रखना है। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था ना, क्योंकि वो नियंत्रित कर सकते थे लेकिन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्थानीय सत्ता में शासन कर चुके थे। यह काम कैसे हो तो इस अध्याय में हमें देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के साधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो ये एक ग्रामीण क्षेत्रों पर ऐसे ही शासन करेंगे कि संसाधन जुटाएंगे, है ना, उपनिवेश कैसे बनाएं, फिर वहां पे जो मनमाफिक फसलों की खेती करेंगे, व्यापारिक फसलों की खेती, ये समझ लेना। तो कंपनी की आमदनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी की आमदनी क्या थी? तो कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो लगाती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। तो उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी, है ना, बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। तो इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का जो कुल मूल दोगुना हो चुका था। समझ रहे कि नहीं? अब जो कुल मूल था वो दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी
का आयात करती थी। तो बताया था ब्रिटेन से सोने चांदी लाके भारत में उससे फिर कच्चा माल खरीदती थी, या हम बोल सकते हैं कि जो सूती रेशमी कपड़े खरीदती थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें वो यहीं से पैसा इकट्ठे करते, यहीं से राजस्व वसूलते कर के द्वारा, फिर यहीं से कपड़े खरीद के वहां बेचते थे। तो 1765 से पहले कंपनी सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले में सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। ठीक है। जल्दी जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की कगार पर आ गई थी, की दिशा में बढ़ रही थी। ठीक है। 1770 की बात करते हैं कि 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कब? 1770 में हुआ था। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। थोड़ा ऊपर कुछ साइड में चीजें दी गई थी, उनको भी देख लेते हैं। ये देखो कुछ लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। हाट मतलब बाजार होता था। तो ये आपको बाजार दिख रहा होगा, ये देखो कितना प्यारा बाजार लग रहा है ना। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। ठीक है। तो हम देख रहे हैं, एक यहाँ पे पिक्चर बनी है चार्ल्स कॉर्नवालिस की। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का। कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। हम बात करते हैं खेती में सुधार की जरूरत। अब खेती में सुधार की जरूरत क्या थी वो भी देख रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। तो कंपनी को ये चीजें एहसास होने लगी थी कि जमीन में निवेश किया जाए और उसमें सुधार करना है। अब बात करते हैं कि अगर यह काम किस तरह किया जा सकता था। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस भी चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो किसने? कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू कराया गया। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों, ध्यान देना किस किस को, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी कि इतना हमें कंपनी को चाहिए, बकाया तुम रख लेना। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। मतलब फिक्स कर दिया कि इससे तो उनको नियमित रूप से राजस्व मिल ही रहा है ना। और जमींदारों को भी जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो जमींदार टैक्स तो ज्यादा, वो कर ज्यादा बढ़ा ही देंगे किसानों पर, लेकिन जमींदारों को, उनको कंपनी को उतना ही देना रहेगा। समस्या क्या थी? तो समस्या की बात करते, मगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। क्या? कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जमींदार तो खर्चा नहीं कर रहे थे तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। तो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अब जो नहीं चुका पा रहे उसकी जिम्मेदारी छीन ली, उनको नीलाम कर देते थे। 19वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा था। इसका खेती का भी विस्तार हो रहा था। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ था।
कि जमींदारों की देखो आमदनी में सुधार आया था, लेकिन कंपनी में कोई सुधार नहीं आया था। किससे? फिर से देख लो, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके, बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। कीमतें बढ़ेंगी तो विस्तार तो हो गई। इसमें जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, उसने फिक्स कर दिया था। अब यह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को भी अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, ध्यान देना कौन, जब जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी कि किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ये था जो आज की डेट में भी लोग किसान बैंक से लोन लेते हैं, फिर इनको परेशान किया जाता है। तो पुरानी प्रथा। हम साइड से देखते हैं, कुछ लिखा था कि बंगाल के रियायतों पर कोलब्रुक का कथन था। कोलब्रुक का कथन क्या था कि बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रियायत खुद खेती नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे रियायत थे वो खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 की बात करेंगे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इस काश्तकारों की स्थिति में इन शब्दों में बयान दी थी। उन्होंने कहा कि बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे। न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही थी। कंडीशन ही ऐसी बन गई थी तो क्या करना था उन्हें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं? पिछले पन्नों को पढ़कर संभावित कारण आप बताइए। ठीक है, चलो पहले आगे देखते हैं क्या। और यहाँ लिखा है एक महाल क्या था? तो महाल एक ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी और यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। ठीक है, बस ऐसे समझ लेना, ये वर्ड यही समझना जरूरी रहता है, ये पूछे जाएंगे। एक नई व्यवस्था के बारे में देखना है, कौन सी नई व्यवस्था आई थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक नई व्यवस्था की अगर बात करें तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कंपनी को शासन और व्यापार कि अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी, वो तो बढ़ाएगी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों इस इलाके को ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में एक गांव महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। ठीक है, किसको? ये मैकेंजी को विश्वास था। किस चीज का विश्वास था मैकेंजी को? कि भारतीय समाज में एक गांव महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसको महाल कहते थे, वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। तो इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संसाधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और इसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों को की बजाय यहाँ के गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। तो इस व्यवस्था को यहाँ पे मालवारी
बंदोबस्त कहा गया है। महलबारी बंदोबस्त क्या था, गांव में ही एक गांव का एक समूह बनाया जाता था, उसमें जो मुखिया होता था गांव का, उसी से वो मुखिया ही सबसे टैक्स कलेक्शन करता था, हम बोल सकते हैं राजस्व इकट्ठा करता था, और इसी व्यवस्था को महलबारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। ठीक है, मुनरो व्यवस्था देखते हैं, तो मुनरो के बारे में देख ले थोड़ा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेयतबार या रेयतबारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो की बात करें, ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था थी आपके, आप बता सकते हैं आराम से कि ये रेयतबार या हम रेयतबारी व्यवस्था थी। उत्तर भारत में महलबारी व्यवस्था। रीड और मुनरो की बात करें तो रीड और मुनरो को लगता कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह है था कि उन्हें सीधे किसानों या रेतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, या राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। विचार तो देखो अच्छे अच्छे कहते, लेकिन ऐसा करते नहीं थे। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी है, आप देख सकते हैं। मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो था, 1819 से लेकर 1826 तक। देख रहे हो कैसे लग रहा है, हमारे यहाँ सर्कस में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, तो इस टाइप का था। गतिविधि देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे थे, तो रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे बताइए। जो भी आपको प्रेजेंट टाइम की सारी चीजें समझ में आ रही तो आप वहां पे बता सकते हैं क्या लिखेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सारा हो गया, हाँ। अब बात करते हैं सब कुछ ठीक नहीं था। अब क्या ठीक नहीं था उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां लिखा है कि सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल बाद भीतर उनमें समस्या दिखाई देने लगी और जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न या उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यूरोप के लिए फसलें, तो यूरोप के लिए क्या क्या फसलें थी या वहां से कौन सी फसल आई, वो सारी चीजें हम देखेंगे। व्यापारिक फसलें कौन सी थी, दरअसल क्या है यहाँ पे व्यापारिक फसलें की जा रही थी, वही यूरोप भेजी जाती थी, वही आपका हो गया यूरोप के लिए फसलें। ठीक है, तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से ही फसलें भी पैदा की जा सकती थी। ये सोचा अंग्रेजों ने कि ग्रामीण इलाके में हम जाएंगे, अब जिस फसल की यूरोप में जरूरत है वो फसलें हम लोग कराएंगे, वो करते रहेंगे। तो 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त राज्य मतलब वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, इस टाइप की ये लोग फसल यहाँ पे करा रहे थे। वो ये प्रेजेंट की भी फसलें हैं, देखो उस समय तो उन्होंने कराया था। तो यह कैसे किया गया, अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की तरीके की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह समझे, देखते हैं। तो पहले आसपास देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। ये पिक्चर है, देख सकते हैं, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का है जो भारत में छापा गया था, इस टाइप की डिजाइन थी। ये दूसरे साइड में अगर हम देखेंगे इधर, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये मॉरिस कॉटन छापा है, 19वीं सदी का, उत्तरार्ध इंग्लैंड में हुआ था उस समय का। तो साइड में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या रंग का भी कोई इतिहास है,
फिर रंग का इतिहास भी है, आप देख सकते हैं। तो क्या रंग का कोई इतिहास है, क्या है? तो चित्र नंबर 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र की तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं, ये रेड रेड जिसमें दिख रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया जाता था? तो ये नील का कलर, यही आपको जानना है कैसे पैदा किया जाता। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन कब 19वीं सदी के ब्रिटेन मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ओके, आगे देखते हैं भारतीय नील की मांगे क्यों थी। तो भारतीय नील की मांग की बात करें तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, कैसा उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। कब कर रहे थे? 13वीं सदी में। कहाँ पे? इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब में। तो उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाजारों में, कहाँ पे? थोड़ी बहुत यूरोपीय बाजारों में पहुंची थी। इसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा जो शीतोष्ण में होता था, और हमारे यहाँ ये जो चीजें थी हम लोग देखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता, तो बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये फसल नुकसान हो जाएगी फिर। तो मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। फिर बात करते हैं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ था कि जब 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय जो कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। किसने कर लिया था? तो यूरोपीय। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील, पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। कब? उत्तरी अमेरिका में। फिर बात करते हैं 18वीं शताब्दी की, कि 18वीं शताब्दी में इसको ऊपर कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और इसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी है। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज, कहाँ पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से लेकर 1789 तक, मतलब 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? तो ये जो बेचैनी कर रहे थे, आप सोच सकते हैं कहाँ से मिलेगा भैया? भारत से ही मिलेगा। साइड में थोड़ा देख लेते हैं क्या था। ऊपर कुछ नहीं था, यहाँ था बागान बढ़ आया था। बागान देख लो। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। काफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता था। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी की बात करेंगे तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए, कहाँ पे? यूरोप में बढ़ती नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती
बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ध्यान देना क्या कह रहा है, यूरोप में नील की बढ़ती मांग। कहाँ यूरोप में नील की मांग बढ़ रही है? देख तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी कि अब भारत में नील की खेती कराएंगे। तो ये लोग अब इस पे डिपेंड हो जाएंगे कि नील की खेती कराएंगे। ये आपको एक खजूर का पेड़ दिख रहा होगा, खजूरी का है। हाँ, सेंट डोमिंगो में मुगलों की बगावत पर अगस्त 1791 में जनवरी में स्कुहेलदोल्स्की का चित्र है ये। और काफी चीजें लिखी, यहाँ लिखा कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। और इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी जो गुलाम थे 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशकों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी। ये देखो, ये जला दिए, मारकूट हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि 18वीं सदी के बारे में रीड करते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में, 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला जो नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। समझ रहे कि नहीं? जब 1788 में ब्रिटेन द्वारा जो आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। और 1810 में, अब हम बात करते हैं कब, 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। बताइए, ये था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए कंपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड, कहाँ पे, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं थे तो उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने को तैयार हो रहे थे। नील की खेती कैसे होती थी तो ये भी जान लेते। तो हम बात करते हैं कि नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। कौन कौन से तरीके? निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था, बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे और या तो वह जमीन खरीद लेते थे, जो भी करना, या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। ये निज था। निज की समस्या क्या थी? देखो, समस्या हमेशा आपको बता के चलना है, यूपीएससी है भैया, सारी चीजें पूछती। तो निज की खेती की कुछ समस्याएं भी रही होंगी, तो उनको देखते। बागान मालिकों को निज की खेती का क्षेत्रफल मुश्किल आ रही थी, मतलब क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा होता था। किसी को हटाओगे वहां पे रहना तो टकराव तनाव तो होगा ही। मजदूरों को इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूर की जरूरत होती थी। तो मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। तो गुलाम वर्ड आया यहाँ पे। गुलाम का मतलब था ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। ये बता दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। हाँ, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त थे। तो 19वीं सदी के आखिर तक
बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र पर फैलाने में हिचकिचाते थे। तो इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली जो 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रियायत व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक है, तो थोड़ा हम साइड देख लेते हैं। बीघा का मतलब क्या? जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। तो बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था कि 1/3 एकड़। हम बात करते हैं रियायतों की जमीन पर नील की खेती। अब रियायतों की जमीन पर कैसे नील की खेती? रियायत के मतलब किसी से बटाई पर ले लेना खेती। रियायती अवस्था के तहत बागान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे ये अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रियायतों की तरफ से समझौता करने के लिए बात कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। समझ रहे? ऐसे कर्ज देते थे। कर्जा लेने वाले रियायत को अपनी कम से कम 25% मतलब 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रियायत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। तो ये देखो, ये नील की खेती दिख रही है आपको। इस टाइप की नील की खेती होती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। तो ये पुरुष दिख रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि साथ में खेतों में फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों को गट्ठर हैं, ये यहाँ से लेके फैक्ट्रियों में जा रहा है। अब तो बेचारे ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, इसको गाँव में पहले खरियान कहते थे, जहाँ फसल रखी जाती है। अब तो वो भी नहीं बचे। क्या बताएं नील का उत्पादन कैसे होता था? तो ये पिक्चर्स में देख सकते हैं। थोड़ा छोटा करके इसको समझते हैं। लिखा है कि नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम स्पेंस का चित्र है, 1863 में उन्होंने बनाया था। और इसमें लिखा है कि नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बैटस का मतलब हौद है, अभी बताएंगे, पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वन्त हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद मतलब बीटर बाट में इस घोल को लगाकर लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की जो पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमीन नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो सुखा के ये जाता था, समझे कि नहीं? बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे थे। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर उन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मोहर लग रही है ना, और पीछे वो जो जा रहा है ये इसको सुखाने के लिए जा रहा है। यहाँ कुछ चीजें लिखी थी। हौद में घोल हिलाने वाला यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है, इससे हिलाता था। और इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नीले के घोल में खड़े रहना पड़ता था। एक वर्ड और यहाँ पे कि बाट मतलब एक किण्वन अथवा संग्रह पात्र है। और यहाँ ये आपको दिख रहा है, पिक्चर छोटी करते। नील का उत्पादन कैसे होता है? तो बीटर बॉट था, ये आपका किण्वन हौद। देखो ये हौदों में डाला जा रहा है, फिर इसके बाद इस हौद में डाला जाएगा। और नील के पौधों को हौद तक औरतों की ढोकर लाती थी। औरतें मतलब ढोकर लाती थी। ठीक है, तो जो किसान
पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे। उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। कौन सी व्यवस्था भैया? जो कर्ज ले रहे थे साहूकारों से, उन्हें, है ना, उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो पाता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि इस किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। धान उनके लिए खाने की फसल थी, इस वजह से दिक्कत थी। तो नील विद्रोह और उसके बाद की समस्याएं की थी, वो सब सारी चीजें हम लोग देखते हैं। क्या था नील विद्रोह आपका? मार्च 1859 की बात है। कब की? मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रियायतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई, है ना। रियायतों ने कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों या लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। सही निर्णय लिया। तो नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। 1859 में नील रियायतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील की अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़े। कई स्थानों पर रियायतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। फिर हम बात करते हैं कि नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार संघर्ष में उनको साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार को एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय। लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 में कि सर्दियों में इलाकों का दौरा किया और रियायतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। तो बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा था कि रियायतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। अब ये लोगों को लगा। इडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रियायतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। तो इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया था। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियायतों के लिए एक फायदे का सौदा नहीं है और आयोग ने रियायतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ध्यान देना फिर से एक बार, यहाँ पे जो था कि इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तो बुलानी पड़ी थी, लेकिन नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बना था। ये पॉइंट ध्यान देना है कि एक नील आयोग भी बना दिया गया था। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की थी। अब फिर किसानों से यहाँ पे कहा गया था अगर आप चाहे तो अच्छी फसल यहाँ पे आप अपने खेतों में नील की खेती कर सकते, नहीं करना तो नहीं करिएगा। तो इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। अब बिहार पहुंचेंगे हम। 19वीं सदी के
आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते, पता होगा 1915 में, फिर 1916 में यहाँ वो जाते, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आते तो लौटते तो बिहार के एक किसान ने चंपारण आकर नील की दुर्दशा को देखने को न्योता दिया। और 1717 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो यहाँ पे 1717 में गए थे। ऊपर देख लेते हैं, कुछ चीजें थी साइड में, मुझे लगता है छूटे ना कुछ भी। ये था, क्या लिखा है कि नील गांव का एक गीत था। क्या लिखा था, संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। इस तरह के गीतों में से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था कि मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रियायत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवा पाएंगे। तो ये कहानी थी एक। और हम इधर पे देखते हैं, और इसके नीचे कुछ लिखा था। हाँ, गांधी जी पहुंच गए थे। उसके बाद भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। कितना अच्छा सेंटेंस दिया था उस टाइम पे, है ना। तो चांदपुर थाना मतलब हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार को 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। तो देखते हैं क्या सवाल थे, क्या उनके जवाब थे। WS सीटन, कौन WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे, ये WS सीटन ने पूछा था। तो हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। फिर उसके बाद श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो नील आयोग रिपोर्ट था ये, खंड 2 इसमें कहा गया। तो ऐसे ही अभी जैसे प्रधानमंत्री ने जो किसान फसल योजना जो चलाई थी तो उस पर विरोध हुआ था। तो किसानों को सही है भाई, वो इस टाइप की फसल वो ऐसा ही था उसमें MSP वाला, तो वो नहीं करना था उनको। गतिविधि लिखी, कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। WS सीटन कार आपसे पूछते हैं, रियायत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं? आपका जवाब क्या रहेगा? मुझे नहीं करनी, ठीक है। तो इस टाइप का आपका रहेगा। चलिए फिर से याद करें, कुछ मैच द फॉलोइंग है आपका, मैच करना है कहाँ से क्या करेंगे। तो रियायत भैया कौन थे? तो रियायत की अगर हम बात करें तो ये किसान होते थे। महाल की बात करें तो महाल क्या था भैया? महाल एक आपका ग्राम समूह था ना, वहां से टैक्स वसूलते थे। निज की बात करेंगे तो निज क्या था भाई? निज एक बागान मालिकों की अपनी जमीन पर जो खेती होती थी वो था। रियायती क्या था? देखो, रियायत अलग था, रियायत किसान था, रियायती अपना रियायतों की जमीन पर खेती, ठीक है। इसके बाद हम खालिस्तान की बात करते हैं। खालिस्तान क्या है? तो खालिस्तान आपको भरने, बताइए क्या इसमें आएगा। तो पहला लिखा है कि यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। किससे? नील से। तो यूरोप में किसको? बोर्ड उत्पादकों को नील की खेती से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था। फिर खा की बात करते हैं। खा में लिखा कि 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ने लगी। तो किसके कारण? तो वहां पे औद्योगिक के कारण बढ़ने लगी थी नील की खेती मांग। फिर लिखा स्पेस है, गांव में शुरू में ही की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो किसकी खोज से भाई? कृत्रिम रंग जो आ गया था ना, इसकी खोज से अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा था। चौथा लिखिए चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था भाई? ये नील बागान मालिकों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? नील बागान मालिक। तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस। आइए विचार करते हैं। कुछ साइड में तो था नहीं, हाँ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे लिखा आइए कल्पना करें, फिर हम विचार बाद में करेंगे, पहले कल्पना कर लेते हैं। एक किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है। बागान मालिक और उस किसान के बीच बातचीत की कल्पना कीजिए। किसान को राजी करने के लिए बागान मालिक क्या कारण बताएंगे या बताएगा। तो किसान किन समस्याओं का जिक्र करेगा, इस बातचीत को अभिनय के जरिए दिखाएं।
हम आइए विचार करते हैं इस पे, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अभी जस्ट रीड किया कि क्या था स्थायी बंदोबस्त, कि राजाओं और जो तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी में स्थायी बंदोबस्त किसको, राजा थे और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता मिल गई थी। फिर दूसरे एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, किसानों से लगान वसूलने और कंपनी राजस्व चुकाने का जिम्मा, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। दूसरा पॉइंट ही लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि उनको उनकी ओर से जो चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी कि वो इतनी ही राशि देनी है। चौथा लिख सकते हैं, जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था। ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि महालबारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो कंपैरिजन करना है दोनों में। जैसे हम अगर बात करें कि राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा था जमींदार को, की बजाय यहाँ पे गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। ठीक है, यही बात थी। तो इस व्यवस्था को महालबारी बंदोबस्त कह दिया गया था, बस यही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते। 5 लिखा है, राजस्व निर्माण की नई मुनरो व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, नई मुनरो व्यवस्था का कारण पैदा हुई समस्याएं बताएं। तो क्या समस्याएं आ रही थी, राजस्व निर्धारण की जो नई मुनरो व्यवस्था के कारण अगर हम समस्या की बात करें तो रियायतों से यह आशा की गई थी कि वे भूमि सुधार का प्रयास करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। दूसरा पॉइंट हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफी ऊंची रखी थी, रियायत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। भाई इसलिए कतरा रहे थे कि रेत नील की खेती से, क्यों उन्हें नील की खेती के लिए अग्रिम कर्जा दिया जाता था और फसल कटने पर उन्हें बहुत कम कीमतों पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर भी किया जाता था और उन्हें अपनी जमीन के लिए एक निश्चित हिस्से पर ही खेती करनी पड़ती थी और दूसरी फसल के लिए उनके पास जमीन का एक कोई छोटा सा हिस्सा बचता था, है ना। और इसकी आपने पढ़ा था कि उसकी जो जड़ें थी काफी बड़ी बड़ी होती थी, जिससे उनकी जो धान की फसल अच्छे से नहीं हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 7 ने लिखा है कि किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया था। तो ये बता सकते हैं आप कि बंगाल में नील का उत्पादन किसानों को कर्ज दिया गया था, है ना। रियायतों को उनकी फसल की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। नील की फसल जमीन की उर्वरता को कम करती थी। बस ये सारे पॉइंट थे। और देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं। अच्छा, अभी 2 क्वेश्चन और है तो लिखते हैं कि आइए करके देखें। चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें। तो आप इसको बता सकते हैं आराम से। भारत में शुरुआती चाय या कॉफी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समस्याएं या फर्क थे वो भी ध्यान देना। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें एनसीईआरटी की पसंद आ रही होंगी। ये क्लास 8 का देखिए चैप्टर नंबर आपका 3 था और ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पूरा 12 तक का एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। और ये हिस्ट्री का चल रहा है। देखिए पहले हिस्ट्री का हमने क्लास 6 का 7 का सॉल्व करा दिया और क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 3 है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो चैनल से जुड़े रहिएगा रैंकर मेकर से।